साथियों नमस्कार, मैं अभिषेक आपका अपने इस YouTube चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। आज हम संविधान के अध्याय या भाग कहिए 16 को पढ़ेंगे, जो समाज के कुछ विशेष वर्गों से संबंधित है। भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 तक लिखा है। हेडिंग क्या है? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपवर्ग। अब इसको समझ लीजिए, किनके लिए? कुछ विशेष वर्गों के लिए। ये कुछ विशेष वर्ग कौन होंगे? ये जो विशेष वर्ग होते हैं ये कौन होते हैं? इन्हें कौन विशेष वर्ग बनाता है? तो ये देखिए, हमारे देश में जब देश आज़ाद हुआ था या उससे पहले या अभी तक में देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो विकास के जो क्रम होता है उसमें थोड़ा पीछे हैं, और उस पिछड़ने का जो मुख्य कारण है उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति होती है। तो जब देश आगे आएगा, आगे बढ़ेगा, तो उसमें उनका भी योगदान होना चाहिए। इसके लिए संविधान में कहीं पर कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं, और वो वर्ग कौन कौन से होंगे? ये जो लिखा है कि कुछ वर्ग, ये कुछ वर्ग कौन होंगे? ये राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं, और संबंधित राज्य के राज्यपाल के अनुमोदन पर, अर्थात जो जिस भी राज्य से संबंधित ये वर्ग होंगे वहाँ के राज्यपाल जब अनुशंसा करेंगे और फिर राष्ट्रपति उस वर्ग को विशेष वर्ग में डालेंगे। यानी कि मान लीजिए कि किसी को अनुसूचित जाति में डालना है, अनुसूचित जनजाति में डालना है, पिछड़ा वर्ग में डालना है, तो वो राज्य नहीं कर सकता, वो केंद्र करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। किसके द्वारा? राज्यपाल के अनुशंसा पर। तो अब आप मोटा मोटी समझ लीजिए कि विशेष वर्ग जो होते हैं वो कौन होते हैं। विशेष वर्ग हमारे यहाँ हालांकि शुरुआत से ही रहे हैं, लेकिन समाज में जो पिछड़े टाइप के लोग हैं, पिछड़ गए हैं विकास में, उन्हें विशेष वर्ग बना करके रखा गया है ताकि वो समाज में आगे बढ़ सकें और देश के विकास में उनका भी योगदान हो, और समस्त मानवीय श्रम और मूल्यों का देश के विकास में उपलब्धता प्राप्त हो सके, या देश के विकास में वो सभी के सभी लोग अपना अपना योगदान दे सके। इसके लिए संविधान में ही बहुत सारे उपबंध किए गए हैं। हालांकि आज 70 सालों के बाद भी कहीं ना कहीं उसमें कुछ न कुछ समस्याएं रह गई हैं, या उसको दोबारा देखने की ज़रूरत है ताकि सभी लोग इसमें आगे आ सकें। तो हम एक एक अनुच्छेद के द्वारा उस चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। लेकिन पहले, इससे पहले मैं फिर से आपको बता दूं कि ये जो विशेष वर्ग होते हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदित होते हैं और संबंधित राज्य के राज्यपाल के अनुशंसा पे। इतना ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में आपसे पूछ सकता है। अब देखिए ये कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 330 से 342 तक। अब हम एक एक अनुच्छेद को समझेंगे। पहला क्या है? पहला कहता है अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 कहता है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण। आपने देखा होगा, हम जो चुनाव होता है तो देखा होगा कि भाई अमुक जो सीट है वो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हो गई। कल तक जनरल था, लेकिन इस चुनाव में वो बदल गया। अब वहाँ से शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्रिब्यूनल यानी कि SC या ST के ही लोग खड़े होंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जहाँ भी वो लोग हैं उनका एक उचित प्रतिनिधित्व संसद में होना चाहिए। उनको भी ये लगना चाहिए कि हमारे जनप्रतिनिधि संसद में पहुंच रहे हैं। इसके पीछे लॉजिक यही है कि उनकी बातों को भी कानून बनाते समय ध्यान रखा जाएगा, और राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत सही चीज़ है कि एक जनमानस को लगेगा कि हमारा आदमी, हमारे वर्ग का आदमी, हमारे समाज का लोग संसद में पहुँचा हुआ है और हमारी बात को वहाँ पर रख रहा है। राजनीतिक मनीषियों का, जिन्होंने संविधान निर्माण में भाग लिया था, उनका मूल उद्देश्य यही था कि सभी वर्गों के लोगों को ये लगना चाहिए कि हमारा प्रतिनिधि संसद में पहुंचा हुआ। हालांकि काम करें या न करें उनकी इच्छा के ऊपर है, लेकिन व्यवस्था संविधान में ऐसी की गई है। तो जब भी आपसे परीक्षाओं में पूछा जाए कि SC ST के लिए जो कानूनी प्रावधान है, स्थानों का आरक्षण है, किस अनुच्छेद के तहत है, तो आप तुरंत देखिएगा 330 के तहत। इसमें एक उपबंध है असम के स्वशासी जिलों को छोड़कर। असम के स्वशासी जिले क्या है, एक मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, उसमें उसको डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी इसी को पढ़ते हैं। अब देखिए 331 कहता है, 331 क्या कहता है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व
अब देखिए, आप हम में से अधिकतर आदमी SC ST के बारे में जानते हैं। अब ये आंग्लो भारतीय कौन है, हालांकि आंग्लो भारतीय के लिए भी जानते हैं, लेकिन फिर भी इस पर मैं एक दृष्टिकोण या एक थोड़ी सी छेपक आपको समझा दूं कि आंग्लो भारतीय कौन होते हैं। तो आंग्लो भारतीय के लिए हमारे संविधान में अनुच्छेद 366 के 2 में परिभाषा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? परिभाषा दिया हुआ है। ऐसे हमारे देश में ये जो परिभाषा ली गई है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। आंग्लो भारतीय वैसे समुदाय को माना जाता है, जो उस परिभाषा में लिखा हुआ है मैं उसको सीधा सीधा बतला दे रहा हूँ कि वैसे लोगों को माना जाता है जो पितृवंश से यूरोपियन, अर्थात उनके पिता या उनके पिता से जो ऊपर के जो थे दादा परदादा कोई वो यूरोपियन थे और वो भारत में आकर बस गए और यहाँ ही के समाज में घुल मिल गए और यहाँ के महिलाओं से उन्होंने शादी कर लिया और उनके जो बच्चे हैं वो आंग्लो भारतीय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो आंग्लो भारतीय कहलाते हैं। अब है कि ये कहाँ से आए, तो हम आपको तो पता है कि हमारे देश में ब्रिटिशर्स जो थे वो 250 साल शासन किए, तो उनके साथ बहुत से यूरोपियन लोग भी आए थे जो मुख्यतः रेलवे में, बैंक में और अन्य छोटे छोटे चाय बागानों जैसे जगहों में काम करने के उद्देश्य से आए थे। कालांतर में वो यहीं बस गए और यही उनकी जो वंश वृद्धि हुई। तो उनके जो वंश बेल है, उनकी जो वंश की जो लताएं हैं, उनके जो लोग बच्चे हुए, उनको आंग्लो भारतीय कहा जाता है। इसकी परिभाषा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 366 के 2 में दिया गया हुआ है। मूल रूप से जो परिभाषा है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है और ये मुख्यतः जब भारत में रेल का आगमन हुआ था तब से ये लोग आना शुरू हुए थे और उसके बाद फिर यही बसे। वर्तमान में इनकी संख्या बहुत कम है, इतनी कम है कि नाम लेना भी सही नहीं है। मान के चलिए 400 के आसपास, 400 लोग। और इनके लिए एक आरक्षण की व्यवस्था की गई। याद रखिए, इनकी जो नौकरी वगैरह थी उसको भी 1947 में आरक्षित किया गया था। मैं आगे के अनुच्छेद में बताऊंगा। अभी यहाँ पे संसद में देख लेते हैं, लोकसभा में, संसद नहीं लोकसभा में। लोकसभा में इनको अधिकतम 2 सीट दी गई थी। कितनी दी सीट? 2 सीट, न्यूनतम कुछ नहीं था, राष्ट्रपति की इच्छा के ऊपर था। राष्ट्रपति को यदि लगता है कि लोकसभा में उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं आ रहा है तो वो अधिकतम 2 सदस्यों को रख सकते थे। ठीक है। अब ये जो 2 सदस्य होते थे वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते थे, अर्थात ये जो 2 सदस्य होते हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। लेकिन अब समझिए 104वां संविधान संशोधन अधिनियम, एक याद रखिएगा 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ये जो कानून था, ये जो प्रावधान था उसको हटा दिया गया। अब उनकी जो मनोनयन है, अर्थात जो राष्ट्रपति उनको मनोनीत करते हैं, वो अब समाप्त कर दी गई है। याद रखिएगा, समाप्त कर दी गई है। हालांकि प्रारंभ में 10 वर्षों के लिए था, बाद में इसको बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाया गया, 20 तक चला। 20 के बाद जब SC ST के लिए 10 वर्षों तक अर्थात 30 सालों तक लाया गया, 2030 तक लाया गया, तो उसमें इनके लिए नहीं लाया गया, अर्थात इनके जो 2 सदस्यों की मनोनयन थी वो अब समाप्त कर दी गई है। लेकिन यदि परीक्षा में आपसे पूछे और ऐसे भी समझ के लिए जो 331 था वो आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित था। अब समझिए अगला कहता है 332 कहता है कि राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, अर्थात राज्य में जो विधानसभा होंगे उनमें अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए कुछ सीट आरक्षित रखे जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिए कि जो कुछ सीट होंगे वो कितने होंगे, तो जो भी सीट होंगे वो जनसंख्या के अनुपात से होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आपको 10 सीट रखना ही रखना है, 50 सीट रखना ही रखना है, 40 सीट नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जितनी जनसंख्या है मैक्स, जो राज्य की जो कुल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या में इनकी अर्थात SC और ST की जनसंख्या क्या है और उसी अनुपात से उन सीटों को आरक्षित रखा जाएगा। ठीक है, इतना समझ रहे हैं। देखिए 330 लोकसभा, 332 राज्यों की विधानसभा और 333 राज्यों की विधानसभा में आंग्ल भारतीय, अर्थात 331 और 333, 331 जो था लोकसभा में और 333 राज्यों की विधानसभाओं में। राज्यों की विधानसभाओं में जो राज्यपाल थे वो अधिकतम 1 सदस्य को मनोनीत कर सकते थे। किन्हें? आंग्ल भारतीयों को। अभी आपको बताया कि आंग्ल भारतीय कौन होते थे, कब आए और
वर्तमान में इनकी स्थिति क्या है। हालांकि ये प्रावधान भी अब समाप्त हो गई, चूंकि संसद ने बढ़ाया नहीं तो अब ये भी मनोनीत नहीं कर सकते। अगला है 334। 334 कहता है कि स्थानों का आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 60 वर्ष पश्चात रहना। देखिए, जब संविधान प्रारंभ हुआ था तो इन स्थानों का, अर्थात SC/ST के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए जो स्थानों का आरक्षण था वो 60 वर्ष के लिए रखा गया। बाद में जब संसद को लगा कि नहीं, इसको बढ़ाना चाहिए, तो संसद समय समय पर इसे आगे बढ़ा सकती है। याद रखिए, कौन बढ़ा सकती है? संसद बढ़ा सकती है, और किसी के हाथ में पावर नहीं। अर्थात जो संसद है वो किसी भी समुदाय के लिए सीटों को आरक्षित करने की जो क्षमता है उसकी वो रखती है, और उसको समय समय पर बढ़ाते रहती है। प्रारंभ में 60 साल के लिए थी। कितने सालों के लिए थी? 60 सालों के लिए। अनुच्छेद 334 के तहत ये जो था 60 साल के लिए था, और अभी इसको आगे बढ़ा दिया गया है 2030 तक। अब देखिए 335 कहता है कि सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दावों को रखा जाना। देखिए, जो भी सेवाएं, राज्य सेवाएं होंगी, जो भी राज्य में पद होंगे, बड़े से बड़े, छोटे छोटे जो भी पद होंगे, वहाँ पे इस वर्ग के, अर्थात अनुसूचित जाति एवं जनजाति के वर्गों को जो दावों को, यानी कि उनके आरक्षण को रखा जाएगा, रखा ही जाएगा। लेकिन इनके दावों में प्रशासन की जो दक्षता है वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि इनको रखने के चक्कर में प्रशासन की जो दक्षता है समाप्त हो जाए। लेकिन सरकार जो है या कोई भी संस्था जो है, जो सरकारी संस्था है, वो प्रशासन दक्षता के नाम पर भी इनके दावों को खत्म नहीं कर सकती। अर्थात इनके दावों को रखना ही रखना होगा। एक चीज़ आपने देखा होगा कि जब भी आप फॉर्म भरने जाते हैं तो उसमें उम्र की छूट दी जाती है। किन्हें? OBC वर्ग को, और किन्हें? SC/ST वर्ग। क्यों दी जाती है? इसके पीछे कारण ये था कि माना यह जाता था कि इस वर्ग के जो बच्चे हैं वो थोड़ा विलंब से विद्यालय आते हैं। अर्थात सामान्य वर्ग के जो बच्चे होते हैं, यहाँ पे देखिए सामान्य वर्ग का मतलब मैं सामान्य कास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। सामान्य वर्ग के लोग, सरकार ने जिन्हें सामान्य वर्ग में रखा, उनके बच्चे विद्यालय थोड़ा पहले पढ़ने जाते थे शुरुआती समय में। हालांकि आज तो इकोनॉमिकल ज़माना है, सबके बच्चे एक ही तरह से लगभग जाते हैं। और जो इन वर्गों के बच्चे होते थे वो थोड़ा विलंब से जाता था। मैं अपनी बात बताऊं तो मैं खुद बचपन में देखता था कि जो जिस विद्यालय में पढ़ता था तो वहाँ जो विद्यालय चेक करने वाले अधिकारी आते थे तो टीचर उन्हें बताते थे कि सर अभी धान का कटनी चल रहा है तो कुछ वर्गों के बच्चे पढ़ने नहीं आ पाए। अर्थात वो अपने माता पिता के कार्यों में सेवा करते थे। तो इसके लिए चूंकि वो लेट से पढ़ने आते थे, फलता उन्हें जब वैकेंसी निकलती थी तो उसमें उन्हें उम्र की कुछ छूट दे दी जाती थी। ठीक है, तो अनुच्छेद 335 जो है सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दावों को रखे जाने से संबंधित है। अर्थात प्रशासन की दक्षता को बनाए रखते हुए इनके लोगों को वहां रखा जाए। ठीक, अब देखते हैं आगे। हाँ, तो अब देखते हैं आगे क्या अनुच्छेद। आगे कहता है अनुच्छेद 336 कहता है कि कुछ सेवाओं में संविधान के प्रारंभ के 2 वर्ष पश्चात तक आंग्ल भारतीय के दावों का बना रहना। देखिए, जिस समय देश आज़ाद हुआ था उस समय बहुत सारे ऐसे सेक्टर थे जहां आंग्ल भारतीय बहुतायत मात्रा में काम करते थे, जैसे रेलवे, बैंकिंग, सीमा शुल्क वगैरह में ये लोग बहुत ज़्यादा काम करते थे। तो जब आज़ाद हुआ तो इनकी सेवाओं को, इनकी स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए एक अनुच्छेद बनाया गया और उसमें कहा गया कि आपकी जो सेवा शर्त है हम उसको सुरक्षित रखेंगे, लेकिन इसमें धीरे धीरे कटौती की बात की गई। अर्थात उसमें जो उनकी शर्त है वो धीरे धीरे 2 साल के लिए उसमें कटौती की बात की गई, ताकि वो सेवाएं जब हो तो धीरे धीरे हटे कटे और इनकी जो स्थिति है वो भी सुरक्षित रखी जाए। अब कहता है 337 कहता है कि आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध। अर्थात उस समय तत्कालीन समय में जो बहुत सारे ऐसे विद्यालय थे जो अंग्रेजी राज के अनुदान पर आंग्ल भारतीयों के लिए चलाए जा रहे थे, तो सरकार ने बोला कि देखिए आपको जो अनुदान मिल रही है वो मिलते रहेगी। हाँ, हम उसको 10 वर्ष के पश्चात समाप्त कर देंगे, लेकिन लगातार एकाएक नहीं करेंगे, धीरे धीरे कटौती करेंगे। अर्थात 2 साल के बाद हम 10% कटौती करते चले जाएंगे और अंत में फिर वो समाप्त हो जाएगी।
अगला है 338। 338 कहता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, और 338 का क्या कहता है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। देखिए इसी में परीक्षा से पूछेगा कि भाई राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद में वर्णित है, या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये दोनों आपको याद रखना, अनुच्छेद 338, 338 का क्या। अब देखिए इस आयोग में क्या होंगे, इस आयोग में एक अध्यक्ष होंगे, एक उपाध्यक्ष होंगे एवं 3 अन्य सदस्य होंगे। ठीक है, ये सारे चीज़ों को राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे और साथ ही ये अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देंगे, राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखवाएंगे, और यदि उनमें से जो भी सुझाव हैं किसी संबंधित राज्य से या किसी विशेष राज्य से, तो संबंधित राज्यपाल को भी नोट किया जाएगा और राज्यपाल विधानमंडल से पूछेंगे। इसके बाद जो भी संबंधित कानून हो वो संसद बनाएगी और वो कानून जो होंगे फिर लागू होंगे। और हाँ, इसमें विधानमंडल जो है वो कोई ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, अर्थात तो उनकी बातों को संसद मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है, लेकिन पूछेगी जरूर। ठीक है, इसके अलावा देखिए कि ये जो आयोग बैठते हैं, एक चीज़ और बता देते हैं। 339 कहता है कि अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण। या देखिए दोनों को एक बार समझ लीजिए कि ये जो आयोग बैठेंगे और इनका जो प्रशासन होगा ये संघ का मामला ज़्यादातर, हालांकि ये राज्यों का भी विशेष स्थिति वाले मामले आते हैं, लेकिन संघ का इसमें कुछ ज़्यादा नियंत्रण है। और जब भी आपसे परीक्षाओं में मेंस वगैरह में पूछा जाए कि ऐसे कौन कौन से अनुच्छेद हैं जिससे दिखता है कि भारतीय संविधान का जो झुकाव है संघ की ओर ज़्यादा है, तो उसमें ये सब अनुच्छेद आते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति ही ये इसके लिए अधिकृत हैं कि कौन सा वर्ग विशेष उपबंधित होगा, कौन सा वर्ग विशेष उपबंधित नहीं होगा, अर्थात किस वर्ग को किस में रखा जाएगा या किस जातियों को किस वर्ग में रखा जाएगा, ये राष्ट्रपति के अंदर में आता है। अगला देखिए 340 कहता है पिछड़े वर्ग की दशा के अन्वेषण के लिए एक आयोग। देखिए इसको समझ लीजिए, पिछड़े वर्ग की दशा के अन्वेषण माने क्या होता है, खोज, अर्थात पिछड़े वर्ग की क्या स्थिति है इसके लिए जो आयोग बैठेंगे वो राष्ट्रपति बैठाएंगे, और उसके जो चेयरमैन वगैरह होंगे वो राष्ट्रपति अपना निर्धारित करेंगे। और उनका ये काम होगा, जो भी पिछड़ा आयोग बनेगा उसका एक काम होगा कि वो क्या कहते हैं रिपोर्ट तैयार करे और रिपोर्ट को राष्ट्रपति के समक्ष रखे, राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखवाएंगे और जैसा निर्णय होगा वैसा किया जाएगा। देखिए एक कानूनी प्रावधान सुनने में अच्छा लग रहा है, व्यवहारिक बहुत दिक्कत होती है, बहुत अलग होती है। आपने मंडल आयोग का नाम सुना होगा, काका कालेकर आयोग का नाम सुना होगा, ये सारे आयोग जो बैठे थे इसी अनुच्छेद के तहत बैठाए गए थे। ठीक है, हम लोग जब बहुत छोटे थे तो मंडल आयोग आया था तो चर्चित था, बहुत सारे बहुत मतलब क्या कह सकते हैं कि बहुत ही विवादित हुआ था और बहुत जगह धरना प्रदर्शन जो राजनीतिक मामले होते हैं आए थे। अब देखिए ये तीनों को ध्यान से फिर से देख लीजिए। 338 का कहता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, 338 का अनुसूचित जनजाति आयोग, 39 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण, और 40 राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग। ये सभी जो हैं वो संघ के मामले में आते हैं और इसके लिए जो आयोग बैठेंगे वो राष्ट्रपति बैठाएंगे और वो अपना प्रतिवेदन जो भी आयोग प्रतिवेदन देगा वो संसद के ऊपर पटल पर रखवाए जाएंगे, फिर जो निर्णय होगा किया जाएगा। हालांकि ये सारे निर्णय राजनीतिक होते हैं, ठीक है, सारे निर्णय राजनीतिक होते हैं, लेकिन संविधान में वर्णित है कि यदि कोई वर्ग कोई समूह पिछड़ रहा है, पिछड़ गया है या उसके कल्याण के लिए विशेष पैकेज की आवश्यकता है तो संघ इस बारे में निर्णय ले सकता है और उस पर कोई प्रतिबंध नहीं बनाई गई। अगला देखिए, अगला कहता है 341 कहता है कि अनुसूचित जातियों का समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल से विमर्श कर विनिर्दिष्ट करना। और 342 कहता है, मैंने इसको लिख रखा है कि अनुसूचित जातियों के समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल से विमर्श विनिर्दिष्ट करना। देखिए यहाँ अनुसूचित जाति है और यहाँ अनुसूचित जनजाति होगा, ठीक है, अर्थात जो भी राज्य हैं
वहाँ कुछ ऐसी जातियाँ हैं जिन्हें अनुसूचित जाति में रखना है कि अनुसूचित जनजाति में रखना है, ये निर्णय राष्ट्रपति करेंगे संबंधित राज्य के राज्यपाल से सलाह लेकर के, परामर्श लेकर के। और यदि राष्ट्रपति को लगता है कि हाँ इस जातियों के कल्याण के लिए इनको विशेष स्थिति में रखने की आवश्यकता है तो वो रख सकते हैं, ठीक है। और किस अनुच्छेद के तहत? यदि अनुसूचित जाति है तो 341, जनजाति है तो 342। अर्थात इन दोनों अनुच्छेद के अंतर्गत ये साफ साफ वर्णित है कि राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से विचार विमर्श करके उनको अनुसूचित जाति या जनजाति में रख सकते हैं, और यदि हटाने का मन तो हटा भी सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो हमने इसमें क्या देख लिया फिर दोबारा में? 336 सेवाओं के लिए आंग्ल भारतीयों के दावों का बना रहना, 37 आंग्ल भारतीयों के जो क्या कहते हैं शैक्षणिक अनुदान थे उनका बना रहना, ये सब जो मामले थे 10 साल के बाद समाप्त होने वाले थे, ठीक है। 38 अनुसूचित जाति आयोग, 38 का जनजाति आयोग। उस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य होंगे, और वो अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देंगे। राष्ट्रपति संसद पर रखवाएंगे। यदि किसी में उसमें विधानमंडल से संबंधित है तो विधानमंडल पर भी रखा जाएगा राज्यपाल के द्वारा, और फिर उसकी सलाहों को माना या नहीं माना जाएगा। 39 अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण, याद रखिएगा संघ का नियंत्रण। 340 पिछड़ा वर्ग के दशा के अन्वेषण के लिए एक आयोग। 41 कहता है अनुसूचित जातियों के समय समय पर उनकी क्या कहते हैं विनिर्दिष्ट करना, राज्यपाल से परामर्श करके। 42 अनुसूचित जनजातियों के लिए। देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ ये जो आप पढ़ रहे हैं विशेष वर्ग का जो स्थिति होगी, संवैधानिक स्थिति होगी, वो राष्ट्रपति जो है वो आयोग बना करके, या राष्ट्रपति अपने क्या कहते हैं अपने मातहत हो आयोग ही मान के चलिए, आयोग के द्वारा ये निर्धारित करेंगे कि किन वर्ग को विशेष वर्ग में रखा जाए, किसको नहीं रखा जाए। और हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा कि इसको विशेष वर्ग में रखने का मूल उद्देश्य किसी को आगे बढ़ाना नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि उनको समाज के जो बहुसंख्यक प्रवाह है उसमें बचा करके रखना। समझ रहे हैं बात को? आगे बढ़ाने के लिए संविधान में कहीं पर भी किसी को अग्रसर नहीं किया गया है, जाति, धर्म, मूल, वंश, लिंग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर आगे नहीं किया गया। सिर्फ बहुसंख्यक के प्रवाह से बचाने के लिए उनको एक विशेष उपबंध दिया गया। अब इसको एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। मान के चलिए कि आप एक यहाँ बहुत सारे जन समुदाय हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे जन समुदाय हैं जो बहुत छोटे हैं, साधारण हैं, शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टि से बहुत नीचे हैं, और लेकिन उनकी कोई विशिष्ट स्थिति है। समझ रहे हैं? उनकी कोई विशिष्ट स्थिति है, अर्थात उनका जो क्या कहते हैं उनकी सांस्कृतिक स्थिति अलग है, उनकी जो क्या कहते हैं वैचारिक स्थिति अलग है। तो उनको संरक्षित करने के लिए सरकार की ओर से एक उपबंध कर दिया जाता है कि भाई आपको इस स्थिति में रहने के लिए एक अनुकूलन व्यवस्था बनाने के लिए हम एक संवैधानिक आवरण देते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे वर्ग हैं जो हैं तो बहुत छोटे, एकदम सूक्ष्म हैं, लेकिन वो आर्थिक रूप से बहुत उन्नत हैं, सामाजिक राजनीतिक रूप से बहुत उन्नत हैं, और कुछ ऐसे वर्ग हैं जो बहुत ही छोटे हैं। तो सबको इस बहुसंख्यक प्रवाह में सबको समान रूप से रखने के लिए एक संवैधानिक आवरण उन्हें दी गई है, और ये संवैधानिक आवरण राष्ट्रपति के क्या कहते हैं द्वारा, या राष्ट्रपति के आधार पर, माने उनके आधार तक सुरक्षित रखा गया। अर्थात उनकी जो स्थिति है, विशेष वर्गों के जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति है, उस पर राष्ट्रपति के अलावा कोई हाथ नहीं लगा सकता है। राष्ट्रपति कहने का मतलब संघ की सरकार, जो संसद है वो, और उसमें शामिल वो सारे क्या कह सकते हैं इस संवैधानिक स्थिति मिला करके उनको एक आवरण देते हैं, ताकि उनकी स्थिति को जल्दी कोई प्रभावित न कर सके। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।